नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो आज बीजेपी की तरफ से काफी ढोल बाजे बज रहे हैं और धनखड़ जी के दर्द को या धनखड़ जी के घाव को भुलाने के लिए एक नया जुमला लेके आ गए। मोदी जी, पीएम मोदी ओवरटेक्स इंदिरा गांधी। तो पहले जब आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ओवरटेक। तो पता लगा कि इंदिरा गांधी का जो एक टर्म था वो अनइंटरप्टेड 4077 दिन तक उन्होंने, एक बार जब 66 में बनी थी उसके बाद मोदी जी 4078 कर लिए हैं आज 25 जुलाई को, मतलब इसी पे। फिर मैंने कहा, और फिर उसमें एक लंबी लिस्ट है कि मोदी जी ने क्या क्या किया। और वो एक, मतलब जबरदस्ती के बने हुए गढ़े हुए चीजें हैं। फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। तो इसमें मोदी जी का क्या योगदान है मुझे समझ नहीं आया। ये तो उनके माँ बाप को इसका पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि अ, अगर वो स्वतंत्रता के बाद हुए तो इसमें मोदी जी ने क्या योगदान दिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। ये थोड़ा झूठ बोलने वाली बात है। आ, वो तो गंगा पुत्र हैं। और क्योंकि अब इन सब चीजों को मुझे लगता है कि बीजेपी में ये झूठ झूठ नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले 10 साल से बनारस आए हैं और प्राइम मिनिस्टर तो बनारस से हैं। तो ये भी दावा कि वो हिंदी, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से, झूठ बात है। मैंने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस के जो जो प्रमुख प्रधानमंत्री रहे हैं उनके 5 अचीवमेंट और उनका एक बड़ा फेल्योर, इस पे चर्चा करें। मैंने जो कोलिशन सरकारें थी, जैसे मोरारजी देसाई साहब, चरण सिंह साहब, वीपी सिंह साहब, देवेगौड़ा साहब, आई के गुजराल साहब और बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को इस पे नहीं रखा मैं, क्योंकि इनको सारी दिक्कत बीजेपी को इस देश में कांग्रेस कल्चर से है। तो जब मैंने कहा कि एक सरसरी तौर पे जरा याद भी दिला दिया जाए देशवासियों को, तो सबसे पहले नेहरू की बात आती है। मैंने ये ऐसे किया है कि नेहरू के पांच पांच अच्छे सबसे प्रमुख अचीवमेंट क्या है। तो अगर ऑन टिप्स ऐसे ही बोलिए तो नेहरू की मिक्स्ड इकोनॉमी थी। उन्होंने जो प्रमुख पब्लिक सेक्टर थे, चाहे वो बीएचईएल हो, सेल हो, बीएमएल हो, इन सबको उन्होंने स्थापित किया था। भाखड़ा नागल डैम हो, तो उन्होंने भारत के नेशन बिल्डिंग वाला जो काम था उसको किया था। दूसरा एक नेहरू का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। जो हम लोग बार बार कहते हैं लोकतंत्र को उन्होंने, 47 में देश आजाद हुआ, दो तरह के, मतलब एक ब्रिटिश इंडिया और एक राजाओं साहब प्रिंसली स्टेट वाला इंडिया, दोनों का इंटीग्रेशन हुआ। और फिर इस देश में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा। और सिर्फ रखा ही नहीं, उनको पता था कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष की आवश्यकता है। उन्होंने विपक्ष को वो स्पेस भी दिया, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो अटल जी हो, जो तमाम। अ, तीसरा जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नेहरू का था, वो नॉन अलाइन मूवमेंट था। एक नए, मतलब नए बना हुआ देश, अमेरिका और रूस के सामने जिनकी कोल्ड वॉर चल रही थी, दुनिया की दो महाशक्तियां, उसमें नेहरू ने एक सपना देखा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं। और उन्होंने नैम को बनाया, अचीव किया और एक विश्व में एक तीसरे शक्ति के रूप में उसको डेवलप भी करने लगे। मैं नेहरू के एक अचीवमेंट को और मानता हूं, क्योंकि वो अगर नहीं कहा जाएगा तो शायद नेहरू के तमाम अचीवमेंट है, 5 चुनना बहुत आसान नहीं था। लेकिन आईआईटी, आईएम, इसरो, सीएसआईआर, और मेरे हिसाब से एक बड़ा अचीवमेंट ये भी है, जो जो लोगों को लगता है इसका क्या मतलब, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेहरू के बाद दूसरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस देश में नहीं बना, एनएसडी। तो ये शिक्षा, क्रिएशन, इन सब पे नेहरू का बहुत ध्यान था। और एक चीज जो बिना कहे जाती है, नेहरू का एक बड़ा योगदान इस देश में सेकुलरिज्म और जो कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया था ना, वो, उसमें पटेल ने भी साथ दिया, सबने साथ दिया। लेकिन देश को एक सूत्र में बांधना, बिल्कुल डाइवर्स लोग थे, लिंग्विस्टिक समस्याएं थी, भाषा का विवाद था, लेकिन सबको एक में बांधा। नेहरू का जो सबसे बड़ा फेल्योर है वो 1962 की चीन की वॉर है। अब मैं उसके विवेचना में नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो तो भाई चीन ने पीठ में छुरा घोंपा था, लेकिन वो नेहरू का एक फेल्योर हरदम याद रखा है। अब आ जाते हैं दूसरी प्रधान। मैं चूंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत छोटा वो था, तो इसलिए मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं, नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री जी के भी जिम्मे बहुत काम है, लेकिन छोटा कार्यकाल था, पूर्ण काल नहीं था 5 साल का, इसलिए उनको यहाँ एसेस नहीं कर रहा हूँ।
इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का इसमें कोई दो राय नहीं, एक डिसाइसिव वॉर उन्होंने लड़ी, पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना, उनकी औकात दिखा दी बांग्लादेश का। और देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया। बांग्लादेश में मानव अधिकार का जिस तरह से पाकिस्तान हनन कर रहा था, लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा था, वो कहीं उसको उस नजरिए से भी वो बांग्लादेश के क्रिएशन और बांग्लादेश को देखना होगा। इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। हम आत्म खाने में हम आत्मनिर्भर हुए। हमारे पास पूरे टाइम खाने के लिए नहीं था, शास्त्री जी ने वही कॉल दी थी, और उसके बाद कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया और इंदिरा गांधी ने जो कहते हैं ना, अपनी जिद के आगे उस भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। एक बात पूरा किए बिना पूरी नहीं होगी बात, वो है बैंक नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का प्रीवी पर्स खत्म होना, ये है। और मेरे हिसाब से जो इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में 1974 में, उसमें उन्होंने देश को एक दूसरी दिशा दे दी और भारत विश्व पटल पे एक सीरियस न्यूक्लियर ताकत के रूप में अपने को स्टैब्लिश किया। और एक चीज और कहेंगे, भारत का वो दौर मेरे ख्याल में नेहरू के समय भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी एक बहुत ताकतवर नेशन के रूप में फॉरेन पॉलिसी, हमारे विदेश वो जो नीति थी, उसको स्टैब्लिश किया। याद करिए हमारे हमारे कितने स्ट्रॉन्ग हमारे संबंध थे रशिया से, हमारे कितने स्ट्रॉन्ग पीएलओ से संबंध थे, हमारे कितने स्ट्रॉन्ग ईरान से संबंध थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अमेरिका हमें आंख दिखा रहा था, तो हमारे साथ खड़े होने वाले 4 दोस्त थे हमारे, और अमेरिका को दुम दबा के वापस भागना पड़ता था। और एक और चीज अगर नहीं कहा जाएगा, सिक्किम का विलय भारत में, वो भी इंदिरा गांधी की देन है। उसको बोला बहुत नहीं जाता है, लेकिन सिक्किम को जिस तरह से विलय हुआ, वहां रेफरेंडम हुआ इत्यादि। इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा फेल्योर और जो हरदम याद रखा जाएगा इतिहास में, उनकी इमरजेंसी लगाना था। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनसे वो एक गलत निर्णय था। और अब उसके उस पे जाए वो किसकी वजह से लगा, क्या लगा, कुछ लोगों का कहना है कि इमरजेंसी में तो भाई नसबंदी से लोग ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन वो एक गलत निर्णय था जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। अब आइए राजीव गांधी के ऊपर। राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन मैं इसलिए इस बात को बता दूं, मैं अभी शिकागो गया था अमेरिका, मुझे वहां सैम पित्रोदा जी मिले। सैम पित्रोदा ने, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी बात है, सैम पित्रोदा जी ने कहा कि भाई मैं एक व्यक्ति जिसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगा, और आई विल बी इनडेटेड टू अ पर्सन, उसका नाम राजीव गांधी है। हमने क्यों? कहने लगा, देखिए आनंद जी, मेरे जैसे अमेरिका में हजारों साइंटिस्ट हैं, हजारों रिसर्च वाले हैं, एक नहीं, पर जो जिस तरह का विश्वास, जिस तरह का मेरे ऊपर भरोसा राजीव गांधी ने किया, वो मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा, देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन अगर देश में राजीव गांधी को एक टर्म और मिल गया होता, तो भारत की दिशा दशा बिल्कुल फर्क होती। क्या, ये तो एक बौद्धिक प्रश्न है। सी डॉट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, ये जबरदस्त, याद है ना पीसीओ, उससे पहले हम लोग कैसे फोन के लिए वो होते थे, कितने महंगे फोन थे। जबरदस्त पंचायती राज, इस देश में गांव के आखिरी आदमी को उसके मत की ताकत देने वाला व्यक्ति जिसने सपना देखा, उसका नाम राजीव गांधी था। एक चीज बहुत राजीव गांधी के बारे में अगर आप कहिए, तो जनरली उसको नहीं लोग बोलते हैं, राजीव गांधी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत काम किया। असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, मिजोरम पीस अकॉर्ड हुआ 1986 में, त्रिपुरा अकॉर्ड हुआ 1988 में। ये ऐसे राज्य थे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लगातार समस्याएं थी। राजीव गांधी एट दी फोरसाइट वहां गए और उनके साथ बैठ के उन्होंने असम अकॉर्ड, मिजोरम पीस अकॉर्ड और त्रिपुरा अकॉर्ड किया। एक चीज और याद दिलाना है, सार्क की स्थापना 1985 में जब हुई, तो उसमें राजीव गांधी की एक अहम भूमिका थी। सार्क आज हम लोग ने अपनी अब उस पे किसी और दिन बात करेंगे, अपनी छोटी मानसिकता कह लीजिए, या अपने को दूरदृष्टि नहीं, हमने सार्क को एक तरह से खत्म कर दिया। लेकिन सार्क की वो सार्क में, जिससे ये 8 देश जो एशिया के हैं, इनकी अपनी ताकत बने, वो सपना राजीव गांधी का बड़ा सपना था। और मैं एक चीज और कहूंगा जिसको
राजीव गांधी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% का आरक्षण जो पंचायत राज में आया, वो बेसिस बना आज की तारीख में जो बात हो रही है कि यहाँ पे 33% लाइए, यहाँ पे 33% लाइए, वो मुख्य रूप से वो उसका है। राजीव गांधी का जो फेल्योर मुझे लगता है, मैं अपनी दृष्टि से कहूं, लोग बहुत बोफोर्स बोफोर्स करेंगे, मेरे हिसाब से बोफोर्स नहीं था। मैं जिस तरह से देखता हूं, राजीव गांधी का जो सबसे बड़ा फेल्योर था, वो शाहबानो केस में जब उन्होंने चेंज किया उस जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, और राम जन्मभूमि का जो ताला खुलवाया, मेरे हिसाब से ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब आ जाइए नरसिम्हा राव साहब के पास। नरसिम्हा राव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जो इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ हमारे आर्थिक उसका 1991 में, उसके कर्ता बहुत से लोग मनमोहन सिंह को मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री याद रखिएगा नरसिम्हा राव साहब थे, और नरसिम्हा राव साहब पढ़े लिखे वो थे। दूसरा एक उन्होंने बहुत जो मेरे हिसाब से उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की थी, लुक ईस्ट, आसियान के माध्यम से साउथ ईस्ट नेशंस को एक जगह बांधो, आपस में परस्पर सहयोग हो, वो एक उनकी बड़ी दृष्टि थी। और मैं इसलिए भी, आप याद करिए वीपी सिंह की सरकार, फिर चंद्रशेखर जी की सरकार, भारत एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा था, वो सब हुआ था। उस क्राइसिस से बाहर निकाल के लाने में ये क्रेडिट तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए। पोखरण 2 की, ये और याद रखिएगा, पोखरण 2 जिसको अल्टीमेटली अटल जी के समय हुआ, लेकिन पोखरण 2 की पूरी तैयारी नरसिम्हा राव के समय हुई थी। और मेरे हिसाब से नरसिम्हा राव साहब ने और अब पॉलिटिकल थे, पहली बार कांग्रेस को कोलिएशन पॉलिटिक्स कैसे होती है वो समझा है। अच्छी थी बुरी थी वो मैं उसमें नहीं, लेकिन कोलिएशन पॉलिटिक्स, उसके बाद देश में तो कोलिएशन पॉलिटिक्स चली 2014 और 19 छोड़ के, बाकी तो कोलिएशन है, तो वो उन्होंने किया। और उनका सबसे बड़ा फेल्योर, और जिसके लिए वो हरदम वो किए जाएंगे, वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस था 1992 में। जिस तरह से कहा जाता है कि वो सोते रह गए और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, वो मेरे ख्याल में एक दाग है जिसको वो साफ नहीं कर पाएंगे। अब आखिरी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब, मेरे हिसाब से ये मेरी चॉइस पर नीचे हो सकता है। नरेगा जो अब महात्मा गांधी, अब वो मनरेगा हो गया है, लेकिन मनरेगा कहिए, उसने गांव में बिल्कुल एक क्रांति ला दिया है। गांव के लोग जिनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी, आज मनरेगा की वजह से उनका एक मिनिमम जो उनकी मजदूरी है वो निश्चित हो गई, और वो एक गेम चेंजर रहा है। मनमोहन सिंह की एक बड़ा अचीवमेंट है, उनकी सरकार को उन्होंने दांव पे लगा दिया था। इंडो भारत अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में, अगर याद हो तो उनकी सरकार दांव पे लग गई थी, कम्युनिस्टों ने अपना समर्थन वापस खींच लिया था। एक बड़ा हथियार उन्होंने आम जन के, जैसे 1950 में देश के आम व्यक्ति को मतदाता की ताकत मिली, उन्होंने इस देश के आम जन को आरटीआई नाम का हथियार दिया 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन। उन्होंने 2009 में राइट टू एजुकेशन भी दिया, और पांचवा उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसको जो एक आम आदमी के लिए राइट टू फूड कई लोग बोलते हैं, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, और कोई भूखा नहीं सोएगा इस देश में। ये सरकार की जिम्मेदारी रखती है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इससे उससे बेहतर समय नहीं था पूरे भारत के उसमें। अब उनका, अगर आप ये कहिए कि उनका सबसे खराब पक्ष क्या था, मेरे हिसाब से जो अन्ना आंदोलन था, जिसपे ये पेश किया गया कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, कोल स्कैम, टेलीकॉम स्कैम, जो स्पॉन्सर्ड था, अब तो क्लियर हो गया अन्ना आंदोलन कहां से स्पॉन्सर्ड था, कौन लोग चला रहे थे, आरएसएस उसमें कितना इन्वॉल्व था। और उसमें एक खिलाड़ी के रूप में जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, कैग राय साहब, उन्होंने सारे झूठे फिक्टिशंस वो दिए थे, लेकिन उसको पॉलिटिकली मनमोहन सिंह उसको हैंडल नहीं कर पाए, ये तो याद रखें। अब आ जाइए हमारे मोदी जी। भाई, कई लोगों को लगता है ना कि आप मोदी जी, मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों से कि 5 मोदी जी के सबसे बड़े थे और अचीवमेंट, और वो ये नहीं कि उन्होंने बहुत तगड़ा बना दिया, उन्होंने देश को आगे बढ़ा दिया, वो इसी तरह की बातें करते हैं, हमने देश को आगे बढ़ाया, हमने देश को तगड़ा बनाया, हमने देश को 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे। जनरल नहीं, स्पेसिफिक्स में आइए। मोदी जी के
कार्यकाल में जिसकी वो बहुत वो करते हैं, गोधरा हुआ था। और गोधरा के आफ्टर इफेक्ट्स दुनिया में कहीं पे भी गोधरा की जब बात होती है तो आपको अपना सर शर्म से झुकाना पड़ता है। गोधरा के बाद के जो हिंसा हुई थी, नोटबंदी, आज तक इस सरकार ने नोटबंदी में आम आदमी की जो जो कमर टूट गई है, वो आज तक ठीक नहीं हो पाई। द बिगेस्ट फेल्योर। कोविड में मौत हुई है कोरोना में, आप अपनी ताली बजाते रहे, आपने थाली बजवाई, बिजली लगवाई, टॉर्च जलवाया, लेकिन लोगों को वो कॉम्पनसेशन नहीं दिया, आपने वो मौत के आंकड़े छुपाए। विदेश नीति में तो आप पड़ोसी देशों से जो आपके संबंध है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, आपके साथ कोई नहीं खड़ा। आपने इतनी खराब आपकी फॉरेन पॉलिसी है कि अगल बगल कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है। और पांचवी बात मेरे हिसाब से, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन का जितना दुरुपयोग आप किए हैं, वो ये देश याद रखेगा। और एक चीज और, ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिस तरह से देश के एक दो लोगों को, अडानी को, अंबानी को तो अब एसबीआई कह रहा है फ्रॉड है, अंबानी फ्रॉड है, ईडी कह रहा है अंबानी फ्रॉड, अनिल अंबानी फ्रॉड है। उस अंबानी को जिस तरह का आप प्रोटेक्शन देते हैं, उस अडानी को जिस तरह का आप प्रोटेक्शन देते हैं, वो देश हरदम याद रखेगा। तो आप भले ही आज कह लीजिए कि हमने एक दिन इंदिरा गांधी से ज्यादा हमने लगातार सरकार चलाई, लेकिन देश को आपने क्या दिया, इसकी मार्कशीट भी कभी दीजिएगा तो उस पर भी विवेचना होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।